हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रिज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी ब्रिज के परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस करेंगे आज 17 अप्रैल के डेली न्यूज एनालिसिस का जो पार्ट होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, ईपीएफ हो, स्टेट एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, जिसके लिए भी ये वीडियो हर एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल होता है। क्योंकि आजकल डेली करंट अफेयर्स जो भी न्यूज का पार्ट होता है वो काफी ज्यादा हर एग्जामों में पूछा जाने लगा है। तो आप लोगों को करंट की डेली करंट तो पढ़ना चाहिए। जो भी डेली पेपर में न्यूज़ेस आती हैं उनको आपको डेली के डेली रीड करना चाहिए, और मैं उन्हीं न्यूज़ों को यहाँ पर कवर करता हूँ जो कि खबरों में रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर लें और श्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास बिना किसी इंटरप्शन के, देरी के आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो पढ़ाई का ध्यान रखिए। और कोविड-19 का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में, तो आप लोग घर में रहिए, पढ़ते रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस। लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस के केसेस पूरे विश्व में लगभग 21,82,000 पहुंच चुके हैं, और जिनमें से लगभग 1/3 देखा जाए, लगभग 1/3 या 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा देखा जाए तो 6,78,000 केस, एक ह्यूज नंबर होता है, और 34,000 डेथ्स अमेरिका में इस बीमारी से हो चुकी है अभी तक, और 574 केस आज के दिन में। क्योंकि ये वीडियो सुबह, ये खबर 9 बजे के आसपास की है सुबह की, और स्पेन में देखिए 1,84,000 केसेस पहुंच चुके हैं। काफी ह्यूज डिफरेंस, लगभग 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 5 लाख का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को आराम से मिल जाता है। इसके बाद इटली आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, यूके आता है, चाइना आता है, और ईरान इसको लगभग टक्कर में ही है, और जल्दी ही ईरान चाइना को रिप्लेस करके 7वीं पोजीशन पर आ जाएगा। और भारत भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। लगभग भारत में भी लगभग केसेस देखा जाए तो 13,454 केसेस हो चुके हैं, और इनमें लगभग 448 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और सबसे ज्यादा केसेस हमें महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलते हैं। इनमें जो आप देख रहे हैं 3,200, तो इनमें सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो लगभग 2,000 के आसपास मुंबई में अकेले के हैं। जबकि दिल्ली शहर की बात किया तो दिल्ली शहर में भी 1,640 केसेस हो चुके हैं, इनमें 38 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में क्या है, डेथ डेथ रेशियो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 1164 ही केस हुआ है, लेकिन 55 लोगों की मौत अभी तक इस बीमारी से हो चुकी है। तो एमपी में देखा जाए तो डेथ रेशियो काफी गड़बड़ है। तो आप इस बीमारी से बचे रहिए, घर में ही रहिए, जिससे ये बीमारी आप लोगों को, क्योंकि ये बीमारी क्या होती है, संक्रमित बीमारी है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से लगातार फैलती रहती है। और विश्व में मौतों का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख होने वाला है। आई होप 1-2 दिन में, होप क्या उसमें ना हो, भगवान का एक भी डेथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेथ लगातार कंटिन्यूसली जारी है, और 1,45,000 के आसपास डेथ हो चुकी हैं। चलिए पहली न्यूज देखते हैं। तो पहली न्यूज आ रही है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया ऐसा एक देश बन गया है जो लॉकडाउन के टाइम में भी अपने यहाँ पर इसने सफलतापूर्वक इलेक्शन भी करवा लिए, और मून जा इन दोबारा इस पार्टी के जो उम्मीदवार थे सत्ताधारी, वो ये सत्ता में भी थे, मुंजा इन, ये सब मुंजा इन है, जीतने के बाद ये विक्ट्री विक्ट्री खा रहे हैं। तो इनकी पार्टी जो थी लोकतांत्रिक पार्टी, तो इसने लगभग 180 सीट्स पर जीत लिया, और यहाँ पर लगभग 300 सीटें होती हैं। और जो इनका जो प्रमुख विपक्षी दल था यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी, इसने लगभग 103 सीटें जीती हैं। और कोविड-19 महामारी के चलते, ये महामारी के बीच में ही ये चुनाव करवाने वाला विश्व का पहला देश भी कहीं ना कहीं कोरिया है, दक्षिण कोरिया ही है। और चुनाव के लिए लगभग 14,000 बूथ बनाए गए थे, और एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लगभग 66.2% वोटिंग हुई। और यहाँ पर पहली बार 18 साल के लिए बच्चों को भी वोटिंग राइट्स दे दिया गया है। पहले ये एज 19 हुआ करती थी, लेकिन अब इस बार के इलेक्शन से ये एज घटा करके 18 साल कर दी गई है। वहाँ की अलग अलग एजों पे अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे शादी के लिए 20 साल है, ड्रिंक करने के लिए 19 साल है। तो हर एक के लिए एक अलग अलग एज वहां पर मानी गई है। तो साउथ कोरिया है कहाँ पर विश्व में, तो आइए इसके बारे में भी हम वर्ल्ड मैप में इसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और इससे अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो चाइना के बगल से ये लगा साउथ कोरिया, और यहाँ पर ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नीचे साउथ कोरिया है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री 38 डिग्री लेटीट्यूड्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, क्योंकि ये नीचे साउथ में पड़ता है और नॉर्थ कोरिया ऊपर नॉर्थ में पड़ता है। और नॉर्थ कोरिया रशिया को भी कहीं ना कहीं टच करता है। ये यहाँ पर ये है, तो ये नॉर्थ कोरिया रशिया को भी टच कहीं ना कहीं करता ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अमेंडमेंट बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट उन पे कुछ संशोधन किए गए हैं। तो संशोधन आइए देखते हैं तो क्या किया गया है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने श्रेणी अब श्रेणी बना दी है। श्रेणी ए और श्रेणी बी2 के तहत सभी
थोक दवा निर्माताओं को श्रेणीबद्ध किया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जो 2006 में आया था उसको संशोधित किया गया है। तो श्रेणी ए के तहत जो भी परियोजनाएं आएंगी तो उनको EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं, बड़ी परियोजनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर अधिक इम्पैक्ट डालती है। जबकि दूसरी ओर जो श्रेणी बी, जो कैटेगरी बी में आएंगी, उन परियोजनाओं को इसकी से छूट दी गई है। और श्रेणीकरण में प्रक्रिया में, क्योंकि क्या होता था, जो भी अभी जो श्रेणी आएगी उनको जो पैसों के आधार पर बता दिया जाएगा कि जैसे किसी का बजट 10,000 करोड़ का है तो उसको श्रेणी ए में डाल दिया, उससे कम का श्रेणी बी में डाल दिया। तो इस आधार पर उनको डायरेक्ट छूट दे जाए कि EIA करवाना है या नहीं करवाना है, और इनको EIA के तहत कितनी आवश्यकता है, क्या है, और इसका कितना इम्पैक्ट एनवायरमेंट पड़ेगा, ये सबको देखना है। तो इसको कौन देखता है? EIA पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो EIA किसके अंतर्गत आता है? 2006 में लाया गया था। तो ये आता है 1986 का जो अधिनियम, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो जाता, इसके अंतर्गत ही ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो ये EIA चक्र में 4 चरण होते हैं। पहले स्क्रीनिंग होती है, स्कोपिंग होती है, जन सुनवाई होती है, और मूल्यांकन के आधार पर ही ये EIA के 4 चरण माने गए हैं। और स्क्रीनिंग प्रक्रिया यह तय करने के लिए की जाती है कि EIA की आवश्यकता है कि नहीं है। स्क्रीनिंग की आवश्यकता तभी पड़ती, स्क्रीनिंग हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग के द्वारा ही ये पता पड़ता है कि इसको EIA की जरूरत आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण पर कितना इम्पैक्ट डालेगा या कि नहीं डालेगा। तो उसी आधार पर उसे फाइन वगैरह देखे जाते हैं। तो आई होप ये आपको न्यूज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडियन आर्मी ने ऑब्जर्व किया है कि नो मूवमेंट, किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं की जाएगी, और बसों के द्वारा, और जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो सोल्जर्स इधर उधर हैं, छुट्टी पर हैं या उनके लिए हैं, तो अभी तक ट्रेनें पूरी तरह बंद थी, तो इसके लिए स्पेशल फेरी चलाई जाएंगी। तो भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज नरवणे, इस सभी सैन्य छावनियों और मुख्यालयों प्रतिष्ठानों को 19 अप्रैल 2020 तक के लिए बलों को कोई भी आवाजाही नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी मुख्यालय आपस में जो भी बलों का एक्सचेंज करते थे, इधर से उधर ट्रांसफर वगैरह पोस्टिंग करते थे, तो ये बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेना का जो मुख्यालय वो 50% मैन पावर के साथ कार्य करेगा। प्रशिक्षण अस्थायी कार्यक्रमों को 3 मई 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी सैन्य छावनियों में कार्यक्रम होते थे, राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो या किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हो, उनको टोटली बैन कर दिया गया है 3 मई तक के लिए। सरकार द्वारा लगभग 170 हॉटस्पॉटों की पहचान की गई है। ये ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण की वृद्धि दर या इनका प्रसार ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और भारतीय सेना को उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए विशेष ट्रेनें चलानी है, और उनकी फेरी भी करवानी है, कि जिससे और यह उन अधिकारियों को वापस लाने के लिए की जा रही है जो छुट्टी पर थे। और भारतीय सेना की तादाद लगभग अगर देखी जाए तो कुल पावर, जो मेन फोर्स पावर है, वो लगभग 13 लाख भारतीय सेनाओं में काम करते हैं, जो कि टोटल इंडियन आर्मी ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है खरीफ फसलों के लिए। खरीफ फसलों के लिए क्या की है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है, और ये किसकी अध्यक्षता में की है? नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में की गई है, कि आने वाली जो खरीफ की फसल होगी, जो कि जून जुलाई से बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो 20-21 के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये टोटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया गया था। तो इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है, तो प्रति बूंद अधिक फसल, एक बूंद में अधिक फसल करनी, क्योंकि खरीफ की फसलें ज्यादातर पानी पर डिपेंड रहती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया जा रहा है। PM आशा योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन लागत से कम 2 गुना तक स्तर पर तय किया जाना है। मंडियों में भीड़ कम करने और किसानों को अपनी उपज बेचने की मदद के लिए E-NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पहल की लिए नए परिचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, कि लोग किसान अपने जो भी फसल वगैरह है वो E-NAM पर भी बेच सकते हैं। तो अब बात करते हैं खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं, जो मेजर फसलें होती हैं। तो उनमें राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है, कॉर्न उगाया जाता है, सोयाबीन, शुगर केन गन्ना, या फिर ग्राउंड नट और कॉटन, ये ज्यादातर खरीफ की फसलें हैं, और ये ज्यादातर उगाई जाती है, और इन्हीं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि इंडिया रिसीव करेगा 6.5 लाख कोविड-19 की टेस्ट किट। कहां से? चाइना से। तो भारतीय और चीन ने लगभग 1 लाख RNA निष्कर्षण किट, RNA को पहचान करने के लिए किट, और 5.5 लाख एंटीबॉडी परीक्षण किट का तैयार कर रहा है।
और भारत सरकार ने चीन से किट आयात आयात करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी थी काफी काफी घटिया थी, काफी बेकार क्वालिटी थी। तो लेकिन बाद में क्या किया, विदेश मंत्रालय ने इसका समन्वय सुधारा और किटों को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए और कहीं ना कहीं प्रेशर भी डाला गया होगा कि इतनी इतनी घटिया किटों का हम क्या करेंगे। तो इसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ किया हो गया होगा और इसको सुधार करके अब अच्छी किटें आ रही हैं। और 2 सप्ताह में भारत को चीन से लगभग 2 से 3 मिलियन किटें, लगभग 20 से 30 लाख किटों प्राप्त होंगी। और भारत चीन से लगभग 15 मिलियन मतलब कितना हो जाते हैं, लगभग 5 करोड़ 5 करोड़ पीपीई किट का आयात भी करेगा। भारत और फ्रांस और जर्मनी, कोरिया, इजराइल कोविड-19 का परीक्षण किट अपने आयात में विविधता लाई गई है और कहीं ना कहीं भारत इनका प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। और अब होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं और जो आरएनए होती है, तो आरएनए क्या करता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। क्योंकि जो कोविड-19 है वो उन लोगों में ज्यादा फैल रहा है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। तो आरएनए कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। तो इसको परीक्षण की किट है। और एंटीबॉडी परीक्षण किट कहीं ना कहीं पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो एंटीबॉडी ये बताती है कि हमारे जो खून में जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज होंगे उतने ही शरीर कहीं ना कहीं मजबूत होगा। तो इसकी और जो अब जो पहले जो किटें आ रही थी उनका परीक्षण कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में हो रहा था, लेकिन अब जो आएंगे उनसे उन किटों से लगभग 15 से 20 मिनट पता पड़ जाएगा कि जो पेशेंट है वो कोविड-19 एक्टिव है कि नॉन एक्टिव पेशेंट है। तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं 15 से 30 मिनट में ही पता चल जाएगा और हम इससे अधिक हम कहीं ना कहीं कोविड-19 की टेस्टिंग कर सकेंगे, जिससे जिससे इस बीमारी को फाइट करने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है और काफी क्रिकेट के चाहने वालों के लिए काफी निराशाजनक न्यूज है ये, और क्रिकेट के चाहनों के लिए काफी निराशाजनक न्यूज है। और आईपीएल 2020 सस्पेंड कर दिया गया बीसीसीआई के द्वारा अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और इस टाइम पे जो क्रिकेट के जो बॉस हैं, जो बीसीसीआई के बॉस है, वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली उनकी टीम के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया जाए। और भारत में जो लॉकडाउन की अवधि है 3 मई तक है, और जो आईपीएल होना था वो कहीं ना कहीं जो पहले पोस्टपोन किया गया, पहले अप्रैल मई में होना था, फिर इसको पोस्टपोन करके जून तक करा दिया गया। लेकिन अब भी जो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ेगा तो उसकी प्रिपरेशन में टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं जो दूसरे दौरे भी हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं आईपीएल 2020 को सस्पेंड कर दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सौरव गांगुली ने कहा था कि आईपीएल और बीमारियां एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो इसके लिए निलंबित कर दिया गया है। बीसीसीआई कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका गठन 1928 में हुआ था। इसका गठन 1928 में किया गया था। चलिए, तो आईपीएल 2020 सस्पेंड हो गया है। देखते हैं अब 2020 में होता है कि नहीं होता है, कि फिर 2021 का ही हमें आईपीएल देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है। गवर्नमेंट इंडिया ने अलाउ कर दिया है जो मनरेगा वर्कर्स थे, जो रूरल रीजन में काम करते थे, उनको अलाउ कर दिया गया है इस लॉकडाउन 2.0 से। तो भारत सरकार ने जो विस्तारित लॉकडाउन को दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो दिशा निर्देशों के तहत जो बताया गया है कि सरकार औद्योगिक कार्यों, सड़क निर्माण कार्यों और मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। तो मनरेगा जो आई थी वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत लाया गया था, और यह देश की सबसे बड़ी रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अंतर्गत 50 से 60 मिलियन से अधिक घरों को काम प्रदान किया जाता है। इसका टोटल उद्देश्य क्या है? इसका टोटल उद्देश्य है जो संगठित क्षेत्र हैं, तो उनके श्रमिकों को, प्रवासियों को मदद करना, कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य देखने को मिलता है। और जो 2020-21 में इसका बजट एलोकेट किया गया है वो लगभग 19,000 करोड़ इसका बजट एलोकेट किया गया है। तो ये 2005 जो एक्ट है, इसको 2005 एक्ट लाया गया था, नेशनल रूरल इन्वायरमेंट गारंटी एक्ट लाया गया था, और 2000 एक्ट है, और इसको कहीं ना कहीं जो लॉन्च किया गया था वो 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री वो थे नरेंद्र मनमोहन सिंह, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। और जो इसकी लॉन्च करने की तारीख थी वो 2 फरवरी 2006 को ये लॉन्च किया गया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, इसके वर्तमान में मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है कि स्प्लिटिंग ऑफ ऑफेंस एन ऑफेंस, सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो अब थूकना, वो भी एक कहीं ना कहीं अपराध होगा, क्योंकि कोविड-19 से क्या होता है, जैसे कोविड-19 कोई भी पेशेंट है वो अगर थूकता है तो उस एरिया में उसके वायरस की जो कण है वो कहीं ना कहीं फैल जाते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों, जो भी पब्लिक प्लेसेस है, उन पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और
जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी धारा 51 के तहत थूकने को भी एक दंडनीय अपराध बनाया, क्योंकि धारा 51 में ज्यादातर जो भी जैसे तूफान आना या फिर सिगरेट पीना सार्वजनिक क्षेत्रों पर ये सब अपराध माने जाते हैं। तो इसी के आधार पर अब धारा 51 को भी, थूकने को भी एक राष्ट्रीय आपदा या कहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। तो राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। राज्यों ने अभी तक कोई कार्रवाई इसके द्वारा नहीं की गई है, और आदेश का पालन करने से इनकार करने पर इससे 1 साल की सजा हो सकती है। और धारा 51 के नियम के तहत पारित आदेशों को मानने से इनकार करने वाला व्यक्ति ही दंडनीय होगा, क्योंकि जो भी इनके तहत बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना है, और जो भी थूकेगा उसको ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम और नागालैंड जैसे राज्यों में धुआं रहित तंबाकू उत्पादों के पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भी धुआं रहित हैं, जो धुआं नहीं देते हैं, जो जो खाए जाते हैं, उन पर क्या लगा दिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित आदेश पूरे भारत में लागू होंगे, ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जो इसको लागू करने से मना कर दे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो डिजास्टर के बाद क्या करनी चाहिए, डिजास्टर से पहले क्या करना चाहिए। तो डिजास्टर से पहले हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए और प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसके बाद जब डिजास्टर हो जाए तो उसके बाद हमें तेजी से जल्दी से रिस्पॉन्स करना चाहिए, और कैसे रिकवरी की जा सके उस रिकवरी पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसके जो कोर इशू होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि जो इंडिया ने अटेंड की है G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग। तो हर साल क्या होता है कि जब भी मेन G20 होती है, जो कि इस साल रियाद में की गई है, रियाद में ये की गई है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किंग सुलेमान बिन अब्दुलअजीज अल साउद ने की थी 2020 में। लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, और इसमें जो भाग लिया गया है वो सीतारमन जी के द्वारा लिया गया है, और भारत सरकार द्वारा ये बताया गया है कि जो आरबीआई द्वारा जो भी लागू दिशा निर्देश जारी किए गए थे, नीतिगत उपाय, उनको भी साझा कहीं इस मीटिंग में किया गया है। तो जो भी मंत्री स्तरीय जो मीटिंग के जो परिणाम है वो कुछ इस प्रकार है। तो व्यापक आईएमएफ समर्थन पैकेज देने के लिए आईएमएफ का समर्थन कहीं ना कहीं किया गया है। बहुपक्षीय विकास बैंकों के समर्थन लागू करने के लिए भी क्या कहा गया है। कम आय वाले देशों में ऋण कमजोरियों को दूर करने के लिए भी कहा गया है कि उनको कहीं ना कहीं ऋण दिया जाए, जो भी कम आय वाले देश है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि काफी कम समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमेशा अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच बने रहते हैं। संसाधनों के उपयोग को अनुकूल बनाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा 1999 के बाद से 1999 के हर साल G20 की समिट होती है, और 2008 के बाद पहले मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ करती थी 2008 तक। 2008 के बाद तक G20 में कहीं ना कहीं हेड ऑफ द स्टेट भी मिलने लगे हैं, और इसके बाद से ये संगठन काफी मजबूत हुआ है। और 2022 में जब भारत आजादी के लगभग 75 साल पूरे कर लेगा, तो 2022 में भारत में भी G20 की मीटिंग होनी है। पहले इटली में होनी थी, 2021 में की भारत में होनी थी, लेकिन भारत ने इटली को दे दिया, और भारत कहीं ना कहीं 2022 की मीटिंग करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सॉरी, क्वेश्चन आज के खत्म हो गए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा यहीं तक। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप लोगों की जो नॉलेज है उनको इनहेंस करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज गोपाल तिवारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।